Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon. Good afternoon. Good ये afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आप लोगों को मैंने लेटेस्ट जो 2 एग्ज़ाम हुई उसका क्वेश्चन सेट व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाया था। आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जिसके लिए पॉसिबल है वो प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। ये क्वेश्चन है सामने, इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो तो थ्योरेटिकल है कि व्हाट सर्विसेज कैन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी। आपके नोट्स में दिया है, आप पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर का। अब ये जो नंबर है कि आप 17 नंबर कैसे आ गया, तो इसका मतलब आपके नोट्स में ऑलरेडी 16 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे, इसलिए इसको नंबर दिया है 17, बराबर। यानी जो आपके नोट्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर था उसके बाद के नंबरिंग दी है, ताकि आप बराबर सीरियल नंबर मेंटेन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ मेसर्स Kamal Sons for the year ended 31st March 20. You are required to make out their sale book. सेल्स बुक लिखने के लिए बोला, ठीक है। अब इसमें दिया है सोल्ड टू मेसर्स अशोक एंड मुकेश ऑन क्रेडिट 40 शर्ट 900 का रेट, 30 ट्राउजर्स 1000 का रेट, ट्रेड डिस्काउंट। ये तो ठीक है, ये अपन रिकॉर्ड करेंगे। फिर लिख रहा है सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स XYZ ऑन क्रेडिट 8000। अब आप आइटम देख सकते हो कि वो ये जो क्लॉथ वाले आइटम हैं, रेडीमेड गारमेंट, शर्ट्स, ट्राउजर्स, ये आइटम में डील कर रहा है। इसका मतलब फर्नीचर उसने अपना पुराना वाला बेचा होगा। फर्नीचर उसका गुड्स नहीं है, ऐसा हम मान लेंगे, भले ही कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट बाकी के आइटम पे से अपन बोल सकते हैं कि उसके गुड्स जो है वो ये रेडीमेड क्लॉथ वाले आइटम है, ठीक है। तो ये एसेट का सेल है। माइक किसी का ऑन हुआ है, थोड़ा देख लीजिए। ये ये एसेट का सेल है, इसलिए इसको अपन सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सोल्ड 15 शर्ट्स टू अमन एट द रेट ऑफ 750 ईच फॉर कैश। ये कैश ट्रांजेक्शन है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड अगेन इन कैश बुक एंड नॉट हियर। इसका मतलब ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा और ये आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ये आपके सेल बुक का आइटम है, सेल बुक में ये रिकॉर्ड होने वाला है, बराबर। अब मैं इसके लिए अलग भी नहीं जाता, मैं यहीं के यहीं इसको बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं, है ना। तो भाई आपके सेल बुक में ये आपका पार्टी का नाम लिख देंगे, ये पर्टिकुलर्स में डिटेल लिख देंगे, बराबर। थोड़ा फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या बात है। सेल्स बुक, ये अशोक एंड मुकेश पार्टी का नाम है, अशोक एंड मुकेश, बराबर। इनको आपने गुड्स बेचे, आपने उसको 40 शर्ट्स बेचे, यहाँ लिखेंगे शर्ट्स 40 इंटू 900, 40 आइटम 900 रुपए के रेट से इंटू 900 36,000। फिर 30 ट्राउजर्स 1000 के रेट से, ट्राउजर्स 30 इंटू 1000 यानी कि 30,000, ये 66,000 के गुड्स थे। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 6,600 इसमें से कम हो गया, बराबर।
तो 66,000 में से 6,600 कम हो गया तो 59,400 का सेल है, ऐसा बोलेंगे। अब इसमें और कोई ट्रांजैक्शन तो दिया नहीं है, तो आप चाहे तो इसी का टोटल बता सकते हो सर, 59,400। ये आपके बेसिक अकाउंटिंग का चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का अकाउंटिंग प्रोसेस का क्वेश्चन हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं आप। ठीक है सर, थ्योरी क्वेश्चंस को कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं? ऐसा कुछ नहीं रहता, आप पूरी पढ़ाई करो, ये सोच के मत करो कि क्वेश्चन कितने के रहते, 5-10 नंबर के भी आ सकते, कभी 15 नंबर के भी आ सकते, इसलिए उसकी फिक्र मत करो। आपका काम है जितना कोर्स में है पूरा पढ़ना चाहिए, समझ गए। किसी को और कोई क्वेश्चन है? अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके नवंबर 2020 की एग्जाम में। सुरेश draws a bill for 15,000 on Anup on 15th April 2020 for 3 months, which Anup returns to Suresh after accepting the same. Suresh gets it discounted with the bank for 14,700 on 18th April 20 and remits 1/3 amount to Anup. On the due date, Suresh fails to remit the amount due to Anup, but he accepts a bill for 17,500 for 3 months, which Anup discounts for 17,100 and remits 2,825 to Suresh. Before the maturity of the renewed bill, Suresh becomes insolvent and only 50% was realized from his estate on 31st October 2020. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of Suresh. तो एकोमोडेशन बिल है ये, इतना आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। ये एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है ये, बराबर है, एकोमोडेशन बिल। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अपन क्लास में कर भी चुके हैं, फिर भी आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, और एक की ही बुक्स में लिखूंगा जिसकी बुक्स में पूछा है। ठीक है, सुरेश की बुक्स में ये क्वेश्चन 17, ये एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, बुक्स ऑफ सुरेश। बुक्स ऑफ सुरेश, सुरेश की बुक्स में अपन एंट्री बना रहे हैं। अप्रैल 15 अप्रैल सुरेश ड्रॉज ए बिल। अब ये सुरेश की बुक्स है, इसने बिल ड्रॉ किया, तो इसके लिए क्या हो गया, ये बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे लिया, ये एक्सेप्ट करा के अनूप से, तो टू अनूप अकाउंट, टू अनूप अकाउंट। कितने का बिल है ये, तो 15,000 का। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अनूप गिवर है, अनूप का अकाउंट क्रेडिट। 3 महीने का बिल है, इसका मतलब इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 अप्रैल से 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, और 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे तो 18 जुलाई, बराबर 18 जुलाई इसकी ड्यू डेट है। ये बिल ड्रॉ करने की एंट्री हो गई। Which Anup returns to Suresh after accepting the same.
Suresh gets it discounted with the bank for rupees 14,700 on 18th April. तो 18 अप्रैल को इसने बिल डिस्काउंट किया तो पैसे मिलेंगे, इसके बैंक में जमा होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए 14,700। 15,000 के बिल में बैंक ने 14,700 दिया, मतलब 300 रुपीज़ डिडक्ट कर लिया। ठीक है, वो डिस्काउंट का खर्चा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 टू बिल रिसीवेबल खत्म। बिल रिसीवेबल नाम का एसेट अब बैंक का हो गया। ये हो गई बिल को डिस्काउंट करने की एंट्री। यहां तक देख के अपने को नहीं पता चलता कि ये ट्रेड बिल है कि ये एकोमोडेशन बिल है, यहां से अब पता चलता है। एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनूप। तो भाई इसमें से 1/3 हम अनूप को दे रहे हैं, इसका मतलब है, माइक ऑफ रखिए, इसका मतलब है ये अमाउंट हमने एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए बिल बना के अरेंज किया है। यानी जेन्युइनली हमारा कोई डेप्ट नहीं था अनूप से लेने का, बराबर, यहाँ से पता चलता है। तो अब हम उसको अमाउंट रेमिट कर रहे हैं, यानी ये पैसे का यूज़ वो करेगा, तो बट नेचुरल इसका डिस्काउंट का खर्चा भी वो बियर करेगा। तो हम अनूप को करेंगे डेबिट, अनूप अकाउंट डेबिट टू, उसको हम चेक वगैरह देंगे। ये जो अमाउंट आया था 14,700, इसका 1/3 यानी 4,900। फिर हम उसको डिस्काउंट भी ट्रांसफ़र करेंगे, यानी उसका डिस्काउंट का बर्डन उसको बियर करना है, 1/3 वाला अमाउंट, बराबर। तो डिस्काउंट अकाउंट 300 का 1/3 यानी 100 रुपीज़। हम उसको बोलेंगे कि भाई हमने आपको 5,000 दे दिया, समझ गए, ये इसका मतलब होता है। तो 15,000 का बिल हमने उससे लिया और अब 5,000 उसको दे दिया, इसका मतलब हुआ 10,000 अभी भी हम उसको देने के लिए लायबल हैं। कितना अमाउंट देने के लिए लायबल है 10,000। अब आगे क्या बोलता है देखिए, आगे बोलता है ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। हमको उसको 10,000 भेजना था, ये बताया आपको, पर हम नहीं भेज पाए, हमारे पास पैसे अरेंज नहीं हो पाए। अब पैसे भेजना ये ट्रांजैक्शन है, उसकी एंट्री होती, पैसे नहीं भेजा इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ये कोई ट्रांजैक्शन। कृष्णलाल आपका माइक ऑन हुआ है, लोग ध्यान नहीं देते भाई। क्या बोल रहा था मैं कि भाई पैसे देना ये ट्रांजैक्शन, उसकी एंट्री होती है, पैसे नहीं दिया, नहीं दिया, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। अब क्या किया गया, पैसे नहीं दिया तो क्या बिल डिसऑनर हुआ क्या, तो ये देखने का कि आगे क्या बोल रहा है। Anup fails to remit the amount due to Anup, but he accepts a bill for 17,500 for 3 months. इसका मतलब सुरेश के ऊपर अनूप ने बिल ड्रॉ किया और सुरेश ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये बिल एक्सेप्ट करके अनूप को दे रहा है, तो इसलिए ये अनूप को करेगा डेबिट कि अनूप रिसीवर है, और बिल्स पेएबल को करेगा क्रेडिट, अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने का बिल दिया उसको 17,500 का। देखो 10,000 देना था पर बिल दिया 17,500 का, क्योंकि ये एकोमोडेशन बिल के ट्रांजैक्शन है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए उनको जितने पैसों की जरूरत होगी उसके हिसाब से बिल बनाया। बैलेंस 10 था लेकिन बिल बनाया है 17,500 का। अब ये जो बिल है ये भी 3 महीने का है, तो 18 जुलाई से 18 अगस्त, 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे तो 21 अक्टूबर। ठीक है, तो इसकी ड्यू डेट 21 अक्टूबर, मैं अगस्त लिख दिया, यह है ड्यू डेट अक्टूबर।
अब क्या किया इसने बिल को, तो विच अनूप डिस्काउंट इट फॉर 17,100, अनूप ने डिस्काउंट किया। तो अब देखिए उसने अपना बिल रिसीवेबल बैंक को दे के पैसे ले लिया, वो हमारे लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। समझ में आ गए, उसके लिए ट्रांजैक्शन है, वो एंट्री पास करेगा, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अब फिर उसने हमको 2,825 रेमिट किया, लिखा है रेमिट्स 2825। पर पहला पॉइंट अपने ध्यान में लाने का कि पहला ऑब्जेक्टिव तो था कि पुराने वाले बिल को ऑनर करना है, तो इसका मतलब बिल डिस्काउंट करके उसके पास जो पैसे आए उसमें से पहले वो पहला वाला बिल ऑनर करेगा। समझ रहे, पहले वाला बिल को 15,000 का बिल था तो वो पे करेगा। अब उसकी भी हमारे बुक्स में यानी सुरेश के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होंगी, क्योंकि सुरेश का वो बिल रिसीवेबल था, सुरेश ने वो बिल ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट कर लिया था। इसका मतलब अब वो बिल्स पेबल अनूप का है, अनूप पे करेगा। अनूप बोलेगा बिल्स पेबल डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो दो ट्रांजैक्शन की एंट्री यहाँ नहीं आएगी, एक उसने बिल डिस्काउंट किया, दूसरा उसने अपना बिल्स पेबल पे कर दी। ठीक है, अब उसने हमको 2825 अमाउंट रेमिट किया, लिखा हुआ है, एंड रेमिट्स 2825 टू सुरेश। बैंक अकाउंट डेबिट 2825, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, निकालेंगे अभी कितना होता है, टू अनूप अकाउंट। अब अगर आपने देखा कि उसने 17,500 का बिल डिस्काउंट करके उसको 17,100 मिला, मतलब 400 रुपये का डिस्काउंट है 17,100 रुपये के लिए, तो 2825 के लिए कितना, ऐसा आपने अगर डिस्काउंट का फिगर निकाल लिया तो दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा। क्योंकि आपका ध्यान रहना चाहिए कि पहले वाले बिल के 10,000 रुपये देने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो हमने नहीं दिया, तो फिर पहले वाला बिल को ऑनर करने के लिए पैसा कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे ये वाले बिल से जो 17,100 आए उसमें से पहला वाला बिल ऑनर किया गया जो 15,000 का है, बराबर 15,000 का बिल है जो उसने ऑनर किया। अब ये 15,000 में से 10,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, तो ये 10,000 रुपये इसमें से दिए गए। इसका मतलब हमारे बिहाल में पहला वाला बिल ऑनर करने के लिए 10,000 दिया, प्लस हमारे को 2,825 और दिया। इसका मतलब ये वाले बिल में से 12,825 रुपये हमारे लिए यूज हुए। तो 12,825 का जो भी प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो हमको अकाउंट करने का है, यहाँ पे चार्ज करने का है। 2,825 आपके हाथ में दिया, लेकिन आपके बिहाल में 10,000 रुपये पहले वाले बिल को ऑनर करने के लिए भी यूज हुए, तो उसका भी डिस्काउंट का बर्डन आपको बियर करना पड़ेगा। ये सब मैंने आपको समझा के दिया था बाय टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके जिसमें मैंने आपको और डीजी शर्मा को इन्वॉल्व किया था, बराबर। यहाँ कैलकुलेशन लिख देता हूँ कि डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 400 रुपये का डिस्काउंट 17,100 रुपये इंटू 12,825 का कितना, तो 15,000 का बिल अपन ने अनूप से लिया था, उसमें से 5,000 उसको वापस कर दिया था, मतलब ड्यू डेट पे अपनी जिम्मेदारी थी 10,000 देने की, अपन ने नहीं दिया, वो पैसे भी इसी बिल में से यूज़ किए गए हैं, तो इसलिए उसका जो डिस्काउंट का बर्डन है वो अपने को बियर करना है। तो 400 रुपये का डिस्काउंट 17,100 पे, तो 12,825 पे कितना, वो होता है 300 रुपये, होता है 300 रुपये। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, अब वो उनसे गलती से हुआ या जानबूझ के भी हो सकता है कि 15,000 पहले वाले बिल को देने के बाद आपके पास आए थे 17,100, तो 15,000 पहले बिल के लिए गए तो बचेंगे सिर्फ 2,100, कितने बचेंगे 2,100, पर आपने इसको कितने दिए 2825, इसका मतलब हुआ आपने 725 रुपये
अपने पास के, ऐसा समझ लो कि अपना हिस्सा पे करने के लिए यूज कर लिए, समझ रहे, अपना हिस्सा बिल का जो पे करना था उसके लिए यूज किए, क्योंकि अदरवाइज क्या हो गया, अमाउंट ज़्यादा दिख रहा, 15,000 पहले बिल के लिए और 2,825 इसको, तो 17,825 हो जाता है, जबकि बिल का अमाउंट कितना आया है 17,100। तो अपन मान लेंगे कि इसका मतलब बाकी के पैसे जो अनूप है उसने अपने खुद पे किया। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हो गया परफेक्ट कि 17,100 में से हमारे लिए कितना पैसा यूज हुआ, तो 10,000 हमारे बदले में पहला बिल ऑनर करने के लिए यूज हुआ और 2,825 हमारे हाथ में दिया, ऐसा हो गया। अब ये 300 डिस्काउंट मिला के अनूप को क्रेडिट आएगा 3,125। अब इसके बाद बोलता है बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल Suresh becomes insolvent and only 50% was realized from his estate on 31st October। तो भाई ये जो बिल है 21 अक्टूबर को ड्यू होता है, उसके पहले, अब उसके पहले 1 दिन 2 दिन 4 दिन अपने को मालूम नहीं, तो अपन 21 अक्टूबर ही लिख देते हैं। 21 अक्टूबर को वो इंसॉल्वेंट हुआ, तो इंसॉल्वेंट पर्सन अपनी लाइबिलिटी पूरी तरह से पे करने की पोजीशन में नहीं रहता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट ये लीगल नेचर के डॉक्यूमेंट है, तो इनमें पार्ट पेमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, या तो पेड होगा या तो डिसऑनर होगा। तो पेड यानी फुल पेड करना है, नहीं तो डिसऑनर माना जाएगा। तो जब एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया तो नेचुरल बैंक इसको ट्रीट करेगा कि ये बिल डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करता है, जिसने डिस्काउंट किया उसके अकाउंट से पैसे रिकवर करता है। ये बिल डिस्काउंट किया था अनूप ने, इसका मतलब बैंक क्या करेगा, अनूप से पैसे रिकवर कर लेगा। एक्चुअल में वो बिल हमारा बिल्स पेबल था। अब क्या एंट्री होंगी हमारे बुक्स में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट, यानी हमारे बदले में अनूप ने पे कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं आप, 17,500 रुपये। ये बिल्स पेबल डेबिट वो खत्म हो गया हमारे बुक से, और अनूप का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स वी आर लायबल टू पे टू अनूप, हम अनूप को पे करने के लिए लायबल है। अब अगर आप अनूप का अकाउंट बना के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अनूप के अकाउंट में क्या पोजीशन आ रही है, बराबर। अब वो बोल रहा 50% वॉज रियलाइज, मतलब आधे पैसे ही उसको मिले, आधे डूबे हैं। तो हमारे बुक्स में हम 31 अक्टूबर को बोलेंगे, ये लीजिए अकाउंट भी बना देता हूँ, ये हमारी बुक्स में अनूप का अकाउंट है। पहली एंट्री में आपने अनूप को क्रेडिट किया 15,000, दूसरी एंट्री में अनूप का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तीसरी में आपने अनूप को डेबिट किया 5,000। तो इसी का मतलब था कि आप अनूप को 10,000 अब पे करने के लिए लायबल हो, देख लो। पर ड्यू डेट पे आपने ये 10,000 नहीं दे पाए, उसके बदले में आपने क्या, एक नया बिल दे दिया उसको, 17,500 का बिल एक्सेप्ट करके आपने दे दिया, तो आपने उसको डेबिट किया। फिर उसके बाद उसने जब आपको पैसे दिया तो आपने उसको क्रेडिट किया 3,125, है ना। सन्ड्री लिख दो, बैंक लिख दो, जो आपकी मर्जी हो। फिर उसके बाद जब बिल डिसऑनर हुआ तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब हो गया 13,125 रुपये, 13,125 हम उसको देने के लिए लायबल है। पहले वाले 10,000 थे, और ये 3,125 जो अभी आपने किया था, ये टोटल 13,125 हम उसको देने के लिए लायबल है। तो अनूप अकाउंट डेबिट 13,125 टू बैंक अकाउंट, इसका आधा पे किया 6,562.50 आता है, 6,563 कर दिया मैंने। टू डेफिशिएंसी अकाउंट, दैट मीन्स वी आर अनेबल टू पे, हम पे नहीं कर पा रहे, ये मतलब होता है।
डेफिशिएंसी अकाउंट, अनूप को डेबिट कर देंगे। ये मैंने जस्ट आपको बैलेंस निकालने के लिए बना के बताया, उसने आपसे अनूप का अकाउंट पूछा नहीं है। वो आप ऊपर ही ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हो या वर्किंग के तौर पे बनाना है तो बना सकते हो। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट है तो बताइए। बताइए कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट है तो। सर डिस्काउंट अकाउंट को इंटरेस्ट अकाउंट लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे डिस्काउंट ही लिखने का, डिस्काउंट के केस। बोलिए किसी को और कोई क्वेश्चन, किसी को और कोई क्वेश्चन? सर हाँ बोलिए। सर आप देखो बीच का एक पॉइंट बता रहे थे एक्चुअल में कि भाई कुछ तो उनकी तरफ से गलती हुई करके एक्स्ट्रा पॉइंट आप बता रहे थे कि एक्चुअल में कितने पैसे यूज हुए। वो सर क्लिक नहीं हो रहा है। वो आपको जो बना के दिया है ना वो वीडियो भी देखो, ये वीडियो को भी फिर से देखने का। एक ही एक चीज कितने बार समझाएंगे बताओ? पहले वाली ये अपने को सोचना आना पड़ता है, उसके लिए मैं कितने बार रिपीट करूंगा। क्लास में आपको ऑलरेडी करा के दिखाया था, अभी मैं सिर्फ आपके लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब उसको भी मैं 10 बार बताऊंगा क्या? बताओ। मैंने ऑलरेडी बोला पहले बिल के 15 में से 5 आपने उसको वापस कर दिए थे, तो 10 उसको और देने थे, वो आपने नहीं दिए, तो वो 10,000 आपके बिहाल में पहला वाला बिल ऑनर करने के लिए यूज़ किया, साथ में 2,825 रुपया उसने आपको और दिया। और यहाँ लिख के भी दिया है आपको, भी पढ़ो घर में बैठ के, सोचो इसको। यस सर, थैंक यू। 3 बार तो यहाँ बता दे चुका हूँ, इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। ये रहता है कि आपको इंटरप्रिटेशन डेवलप करना पड़ता पढ़ पढ़ के। बताइए किसी को। हाँ बोलिए, थोड़ा माइक स्लो रखो। 725 अपडेट है। समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ बोलिए। वो जो 725 निकला उसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ सर? क्या 725 निकला? तो 17,100 में से 15,000 माइनस किए वो मैंने बोला कि वो अनूप ने अपने पास से पेमेंट किया है। वो पैसे अनूप ने अपने पास से पेमेंट किया। 17,100 रुपये बिल के डिस्काउंट करके आए, 725 उसने अपने पास से मिलाया, 17,825 हो गए। इसमें से 15,000 पहले वाले बिल के लिए पे कर दिया, और 2,825 उसने अपना जो दूसरा साथी था सुरेश उसको भेज दिया, उसको पे कर दिया। बोलिए किसी को और कोई क्वेश्चन? अब वो क्वेश्चन बनाने वाला जानबूझ के भी ऐसा कर सकता है या कभी गलती से भी हो सकता है, लेकिन उससे हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारा प्रॉब्लम बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन देखेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। Messrs. Applied Laboratories were unable to agree the trial balance as on 31st March 2020 and have raised a suspense account for the difference. Next year the following errors were discovered. Next year underline कर लो, यानी subsequent year की बुक्स में वो रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या दिया इसने? The following errors: repairs made during the year were wrongly debited to the bill. अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, सीधे सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ।
यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दी अबाउ मिस्टेक्स, क्योंकि सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट गलतियां रहती है, तो इसलिए हम सीधे सीधे अपना रेक्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं। अब फिर से मैं आपको समझ में आ जाए इसलिए वही 3 कॉलम बना करके बता रहा हूँ। सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है तो इवन सस्पेंस अकाउंट भी उसने पूछा नहीं है, बाद में आपको लगा तो आप अपने सेल्फ स्टडी के तौर पे उसको बना लेना। यह है आपका इफेक्ट गिवन, यह है करेक्ट इफेक्ट और यह है रेक्टिफिकेशन, और ये रेक्टिफिकेशन आप कर रहे हैं इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स, इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स। इसका मतलब गलती हुई थी 1920 में, 1920 ये समझ रहे हैं, 19-20 2019-20 में गलती हुई थी और आप इनको सुधार रहे हो 2020-21। 2019-20 की गलती है, सुधार रहे 2020-21 में। बोलता है रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वेर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। तो आपने अकाउंटिंग की बिल्डिंग डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 12,500 रुपये। अब आपने एक्चुअल में रिपेयरिंग किया था, मतलब रेवेन्यू खर्चा था, तो आपने डेबिट करना चाहिए था रिपेयर्स में, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये होना चाहिए था। ये कंपेयर करोगे, रिपेयर्स को डेबिट करना था, उसने नहीं किया, इसलिए आप बोलोगे रिपेयर्स को डेबिट करो। ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसकी जगह पे आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 12,500 रुपये। कैश बैंक को क्रेडिट करना था, आपने ऑलरेडी कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है। बिल्डिंग अकाउंट को आपने डेबिट किया, करेक्टली स्पीकिंग नहीं करना था, गलत डेबिट को कैंसल करने के लिए आप क्रेडिट करो, गलत डेबिट को कैंसल करने के लिए आप उसको क्रेडिट करो। अब बिल्डिंग अकाउंट में आपने डेबिट किया था तो इसका मतलब होता है कि आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया होगा जब आपने पिछले साल के फाइनल अकाउंट बनाए, तो इसका मतलब वो भी गलत था, तो उसको भी रेक्टिफाई करना चाहिए, लेकिन अपने को जानकारी दिया नहीं है इसीलिए अपन उसको इग्नोर कर देते हैं। बराबर। तो हमने आपको लास्ट वाले एक प्रॉब्लम में सब समझाया था, इसीलिए कि अगर आपको डिटेल दिए रहे तो वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन। इन सब्सिक्वेंट या डबल एंट्री टैलीड है इसलिए इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, ये डबल साइडेड एरर है, डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रही। अब ये बोलता है सेकेंड वाला, द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट बाय ₹1,500। अब ये नया चीज है आपके लिए, तो ध्यान से देख लो आप। परचेज बुक में, परचेज जर्नल में ऐसा फ्रेट कॉलम अलग से बनाने का कोई ऐसा चलन नहीं है, आपकी किताब में भी कहीं मिलेगा नहीं, जनरली स्टडी मोड में भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला कि सिस्टम जो है वो रिजिड नहीं है, तो उसमें आपको लगे कि वो तरीके से आपको जाना है तो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं हो। आपके स्टडी मॉड्यूल में भी जो नोट दिया है, थ्योरी दी, उसमें नहीं लिखा है, बट उन्होंने एक इलस्ट्रेशन में कर दिया। तो क्या किया उन्होंने कि भी परचेज बुक में अपन क्या बोलते हैं, रेडी करने तक का पूरा खर्चा वैसे भी ले सकते हैं आप उसमें। तो जैसे जो सप्लायर मुझे माल भेज रहा है
तो उसने मुझे 10,000 रुपये गुड्स के लगाया, 1,000 रुपये भेजने के यानी फ्रेट के लगाया, तो मैं 11,000 रुपये परचेस में ले सकता हूँ। या फिर अगर मेरी इच्छा है कि नहीं मैं ये फ्रेट इनवर्ड अलग रखूँ, भले ही सप्लायर नहीं चार्ज करके भेजा है बट मैं इसको अलग रखना चाहता हूँ, तो ये सप्लायर के बिल में ही लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको परचेस जर्नल के थ्रू ही रिकॉर्ड कर लेना चाहता हूँ। अगर मैं खुद ट्रांसपोर्टर को अलग से पे करता, अलग से ट्रक मैंने लगवाया था और मैंने पे किया, तो फिर मैं यहाँ परचेस बुक में लेता ही नहीं, उसको मैं अपनी नॉर्मल बुक्स में कैश बुक में एंट्री कर लेता, फ्रेट इनवर्ड डेबिट, बैंक कैश, बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन क्योंकि ये सप्लायर ने ही चार्ज किया है, तो सप्लायर के बिल में गुड्स का अमाउंट भी है, फ्रेट का अमाउंट भी है, तो आप उसको अलग अलग अगर रखना चाहते हो तो आप एक और कॉलम बना लो, एक आपका परचेस का यानी गुड्स वाला अमाउंट और एक फ्रेट वाला अमाउंट। मंथ एंड में टोटल करने का, तो जो परचेस वाला अमाउंट है वो परचेस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, जो फ्रेट वाला अमाउंट है वो फ्रेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और सप्लायर को तो एक एक करके आपको क्रेडिट करना ही है, बराबर। तो ये हो गया उसमें। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम यानी उसकी टोटल। तो जैसे परचेस कॉलम की टोटल में गड़बड़ी होती है, यहाँ पे वो फ्रेट कॉलम इन द परचेस जर्नल वो शॉर्ट बाय 1500। अब क्या बोला मैंने, जब टोटल करोगे तो परचेस का टोटल परचेस में डेबिट करोगे, तो अगर आप परचेस का टोटल कम लगाते तो अपन रेक्टिफिकेशन क्या करते थे, परचेस अकाउंट में डेबिट करो। फ्रेट का टोटल फ्रेट अकाउंट में डेबिट होता है, आपने उसकी टोटल कम लगाए, इसका मतलब है आपने फ्रेट अकाउंट में कम डेबिट किया, तो अब आपको फ्रेट अकाउंट में और डेबिट करने की जरूरत है। हाइपोथेटिकली मैं फिगर लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। परचेस डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, कोई भी फिगर ले लेंगे अपन, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट, ऐसा आप बोल सकते हो, बराबर। तो मान लीजिए कि भाई जैसे ये परचेसेस का फिगर अपन ले लेते हैं, चलो करेक्ट वाला भी लिखता फिर फिगर लिखता, परचेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, या पार्टी अकाउंट लिखो या क्रेडिटर अकाउंट लिखो। तो मान लो कि भाई परचेस का फिगर है 50,000, फ्रेट का समझ लो 5,000, तो इसका मतलब सप्लायर्स को क्रेडिट हो गया अलग अलग पार्टियों को, बट टोटल मिला के 55,000। अब हमारी गलती कहाँ हुई, ये करेक्ट वाला, हमारी गलती कहाँ हुई कि फ्रेट का टोटल हमने कम लगा दिया, तो इसका मतलब है 1,500 से कम लगाया, यानी हमने टोटल लगाया 3,500। तो बट नेचुरल है, जब हम पोस्टिंग करेंगे तो परचेस का टोटल है 50,000, तो वो बराबर परचेस में चला गया। रेट का टोटल लगाया 3,500, तो वो उसमें गया। पर पार्टियों को तो एक एक करके पोस्टिंग होती है, उसका फ्रेट अकाउंट के टोटल से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए पार्टियों के अकाउंट में तो गया 55,000। दिस इज व्हाट इज द इफेक्ट गिवन एंड दिस इज द करेक्ट इफेक्ट। तो आप देखोगे गलती यानी रेक्टिफिकेशन में उतना ही आएगा जितनी गलती थी, बाकी तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। परचेस में डेबिट करना था, ऑलरेडी कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है। फ्रेट को डेबिट करना था, किया, लेकिन 1,500 कम डेबिट किया, इसलिए अपन बोलेंगे फ्रेट अकाउंट को डेबिट करो। अब फ्रेट अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है, इसलिए अपन बोलेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट करो 1,500 रुपये। पार्टियों को क्रेडिट करना था, आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए उसमें कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, बराबर। अब देखो पूरे आइटम टिक लग गए, लेकिन डबल एंट्री पूरी नहीं हुई, इसी को अपन बोलते हैं वन साइडेड एरर। ऐसी गलतियों की वजह से डिफरेंस आता है और उसको अपन सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख देते हैं, इसलिए ये सस्पेंस अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया 1,500 रुपये। Goods to the value of rupees 1050 returned by customer Rain and Company
had been posted to the debit of Rani and Company and also to sales return of goods to the value of 1050 returned by customer रेन एंड कंपनी। तो अपनी एंट्री क्या होना चाहिए, उसने माल वापस किया है यानी सेल्स रिटर्न है, तो अपनी अकाउंटिंग होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रेन एंड कंपनी। ये एंट्री अपनी होना चाहिए सेल्स रिटर्न की। करेक्ट अकाउंटिंग ये है। अब अपन ने क्या किया, एक तो जल्दी जल्दी में उसको रानी एंड कंपनी को पोस्टिंग किया और वो भी उसको डेबिट कर दिया। इसका मतलब अपन ने पार्टी में रानी एंड कंपनी को डेबिट कर दिया 1050। और सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न में जाता है तो वो वहीं गया, मतलब उसमें कोई गलती नहीं हुई। सेल्स रिटर्न डेबिट 1050, उसमें रानी एंड कंपनी एंड सेल्स रिटर्न दोनों को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, ऑलरेडी किया, उसमें तो कोई गलती नहीं है। रानी एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, सॉरी रेन एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, उसने नहीं किया, तो हम बोलेंगे रेन एंड कंपनी को क्रेडिट करो, रेन एंड कंपनी को क्रेडिट करो, किया नहीं इसलिए। अब इधर देखोगे रानी एंड कंपनी को डेबिट किया, जबकि रानी एंड कंपनी को डेबिट नहीं करना था, यानी गलती से डेबिट हो गया, तो गलत डेबिट को कैंसिल करने के लिए उसको भी क्रेडिट करो। तो रेन एंड कंपनी को क्रेडिट करो क्योंकि उसको क्रेडिट किया ही नहीं, रानी एंड कंपनी को क्रेडिट करो क्योंकि उसको आपने गलत डेबिट कर दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करो। पूरे आइटम कंपेयर हो गए, डबल एंट्री बनी नहीं, इसीलिए इसका इफेक्ट चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट में 2050 सस्पेंस अकाउंट। सर 2100 2100 2100 रुपये सस्पेंस अकाउंट में 2100 रुपये। फोर्थ आइटम, sundry item of furniture sold for 30,000 had been entered in the sales book, the total of which had been posted to the sales account। वो नहीं भी लिखता तो भी अपन वही बोलेंगे। तो अब आपने फर्नीचर बेचा तो करेक्टली स्पीकिंग आपको पार्टी, क्योंकि सेल बुक के थ्रू बोल रहा, मतलब अपन मान लेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो पार्टी डेबिट टू फर्नीचर ये करना चाहिए था आपने 30,000 रुपये। पार्टी डेबिट टू फर्नीचर। अब आपने इसको सेल बुक में लिख दिया, सेल बुक से आप पार्टियों को करते हो डेबिट, तो मतलब पार्टियों को तो बराबर डेबिट गया, लेकिन उसका क्रेडिट जाता है सेल्स अकाउंट में, इसका मतलब आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये पार्टी को डेबिट करना था, ऑलरेडी कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है। फर्नीचर को क्रेडिट करना था, उसने नहीं किया, तो अपन बोलेंगे फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करो, फर्नीचर अकाउंट में गलती है। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, करेक्टली स्पीकिंग तो नहीं करना था, मतलब गलत क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए अपन बोलेंगे डेबिट करो। अब सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो उसकी जगह पे अपन लिख देंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करो 30,000। अब आपको पढ़ाया है कि फर्नीचर को बेचते समय गलती हुई तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी गलत हो सकता है, फिर उस पर जो प्रॉफिट लॉस निकलना चाहिए उसमें भी गलती हो सकती है, क्योंकि आपने फर्नीचर में क्रेडिट किया ही नहीं था, आपने तो गुड्स के सेल में ले लिया था, इसका मतलब डेप्रिसिएशन में भी गलती हो सकती है, उसकी वजह से प्रॉफिट लॉस में भी गलती, तो वो दोनों भी रेक्टिफाई करना पड़ता है। और उसके लिए हमको उसकी बुक वैल्यू क्या थी ये मालूम होना चाहिए, हमको उस पर डेप्रिसिएशन का क्या रेट था ये मालूम होना चाहिए, जो नहीं दिया है इसलिए अपन इग्नोर कर देते हैं।
Fifth, a bill of exchange received from Raja and Company for 20,000 had been returned by the bank as dishonored and had been credited to the bank and debited to the bills receivable. आपने बिल रिसीवेबल अकाउंट को किया डेबिट और बैंक अकाउंट को किया क्रेडिट. दिस इज व्हाट यू हैव डन. अब उसने लिखा है हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक, तो हम ये मान लेंगे कि बैंक में आपने बिल डिस्काउंट किया था. बाकी उसने लिखा नहीं है, उसने ये नहीं लिखा कि डिस्काउंटेड बिल, उसने ये नहीं लिखा. बट क्योंकि बैंक हमको वापस कर रहा है, उसने कुछ लिखा नहीं है, तो हम मान लेंगे कि बैंक में आपने डिस्काउंट किया था. बैंक में डिस्काउंट किया था तो बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक आपके अकाउंट से रिकवर करता है, इसीलिए आप बैंक में क्रेडिट करते हो. पर इसका डेबिट, बिल डिसऑनर होके वापस आया तो बिल रिसीवेबल थोड़ा बन जाता है. बिल रिसीवेबल तो ड्यू डेट पे ख़त्म होता ही है, ऑनर हुआ तो भी, डिसऑनर हुआ तो भी. तो अपन क्या करते हैं, पार्टी को डेबिट करते हैं, क्योंकि उससे अपने को अब पैसे रिकवर करना है. क्या नाम दिया है, नाम लिख दो राजा एंड कंपनी. राजा एंड कंपनी ड्रॉवी है, इनसे हमको पैसा लेना है, ये करेक्ट अकाउंटिंग. अब कंपेयर करेंगे कि राजा एंड कंपनी को डेबिट करना था, बराबर, राजा एंड कंपनी को डेबिट करना था, इसने नहीं किया, तो अपन कर देते हैं राजा एंड कंपनी को डेबिट 20,000 रुपये. बैंक को क्रेडिट करना था, ऑलरेडी कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है. बिल रिसीवेबल को डेबिट किया, करेक्टली स्पीकिंग नहीं करना था, गलत डेबिट, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दूँ. डबल एंट्री टैलीड हो गई, इसलिए सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा. कोई नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट भी नहीं आएगा. बराबर, जितने आइटम दिए थे उतने आपने रेक्टिफाई कर लिए. अब एक एंट्री की जगह आप और छोड़ दो. अब वो एंट्री में अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का जो बैलेंस आया उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं. तो उसके लिए मेरे को प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट या तो बना के देखना पड़ेगा एज अ वर्किंग, नहीं तो फिर ऊपर ही ऊपर देख सकता हूँ. मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको. मैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बना रहा हूँ तो लगे हाथ सस्पेंस अकाउंट भी बना देता हूँ, दोनों ही बना देता हूँ. प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट. अब सस्पेंस अकाउंट में पहले का डिफरेंस आया होगा और हमको मालूम नहीं है, इसलिए ऊपर की 2 लाइन ब्लैंक रहने देना पोस्टिंग करते समय. पहली एंट्री में आपने बोला प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करो, ये किया डेबिट 12,500. दूसरी एंट्री में आपने बोला प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करो, ये किया. उसी दूसरी एंट्री में आपने बोला सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करो, तो ये सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया. तीसरी एंट्री में आपने बोला सस्पेंस को डेबिट करो, ये सस्पेंस को डेबिट किया. फिर आपने बोला प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करो, ये किया, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट. फिर आपने लास्ट वाले में न सस्पेंस अकाउंट आया ना प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट. ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पिछले साल की प्रॉफिट लॉस की गलतियाँ, इनकम एक्सपेंस की गलतियाँ आपको बताता है. तो इनकम और एक्सपेंस की गलतियों की वजह से आपका प्रॉफिट लॉस गलत हुआ था, और वो गलत कितने से हुआ था, तो अब हम बोल सकते 44,000 से वो गलत हुआ था. क्या गलती हुई थी, तो वो भी यहीं से पढ़ते आना चाहिए.
अभी आप डेबिट कर रहे हैं, मतलब आप इसको खर्चा बोल दो। तो ये तो पिछले साल का है, मतलब पिछले साल के खर्चे में 44,000 आना था, आपने नहीं किया था, इसीलिए अभी कर रहा हूँ। तो पिछले साल के 44,000 के खर्चे कम डेबिट किए, खर्चा कम डेबिट किया मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया आपने। प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया मतलब ओनर को आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। अब आप ही बताओ, ज़्यादा क्रेडिट को रेक्टिफाई करने के लिए अपन क्या बोलेंगे? कम करो, और कम करने के लिए बोलेंगे डेबिट करो। ये आपकी एंट्री बन जाती है कि कैपिटल अकाउंट में करो डेबिट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में करो क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। last year excess profit was shown। तो आपने ज़्यादा दिखाया था, मतलब ज़्यादा क्रेडिट किया कैपिटल में, तो अभी डेबिट करके रेक्टिफाई कर दिया। अब पूरी गलतियां सुधरने के बाद सस्पेंस अकाउंट नील हो जाता है। ऐसे जगह पे अपन मान लेते हैं कि पूरी गलतियां सुधर गई, तो पूरी गलतियां सुधर गई तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, नील होना चाहिए। जिधर ज़्यादा था वो लिख दिया दोनों साइड। अब मेरे को क्रेडिट में 600 रुपये कम दिख रहे हैं, ये मैं बोलूँगा कि पिछले साल से डिफरेंस यहाँ लाया है। ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस इन लास्ट ईयर्स ट्रायल बैलेंस, ऐसा बोल सकते हैं, डिफरेंस इन लास्ट ईयर्स ट्रायल बैलेंस। किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है तो बताइए। सर सेकेंड एंट्री में जो परचेज अकाउंट एंड फ्लीट वाला है, मुझे उसमें ये नहीं समझा कि परचेज अकाउंट को भी डेबिट क्यों किया, जबकि अगर नहीं भी करते तो भी वो मतलब इसका मतलब हाँ, इसका मतलब इतने दिन से आप हमारे पास पढ़े ही नहीं हो। आपको हर बार बोला कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लिखता हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको परचेज बुक का टोटल आइडिया आए, इसलिए बस लिख दिया। तो उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है बताइए? आप लोग क्या है, बहुत ही बिल्कुल बुकिश रहना चाहते हैं कि मतलब बस एग्जाम में क्या लिखना। अब मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। अब ये आपके लिए नया पॉइंट था, इसलिए मैंने पूरी बात बताया ताकि आपकी आइडिया क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ उतना ही बोलता ना तो फिर से पूछते कि ये नहीं समझा करके। बोलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन? किसी को और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर एक बार फिफ्थ वाली एंट्री एक्सप्लेन करो ना फिर से। क्या बताऊं उसमें क्या है? बताओ आप मेरे को, क्या तकलीफ है? पहला कॉलम बताओ, दूसरा कॉलम बताओ, किस में आपको क्या तकलीफ है बताओ। पहले कॉलम में। पहले कॉलम में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ था, जब वापस आया तो उसने बिल रिसीवेबल में डेबिट करके पार्टी को बैंक को क्रेडिट किया। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने क्या किया। दिख रहा है क्वेश्चन में? ओके सर, यस सर। इसलिए बोला जाता है कि जो क्वेश्चन क्लास में लेने वाले हैं उनको पहले से पढ़ो। ये सब आपको हमने टिप्स फॉर स्टडी में लिख के दिया हुआ है, सब लिख के दिया, करते धरते नहीं हो। आपको बोला हुआ है क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनको पहले से पढ़ो, तो आपको और अच्छा होगा, समझने में आसानी होगी। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो बताइए फटाक से, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं तो फिर। आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 15। Mr. Joshi's trial balance as on 31st March 2020 did not agree. The difference was put to a suspense account. During the next trading period, again trading period बोलेगा, next year बोलेगा, जो भी wording यूज करेगा, the following errors were discovered, यानी इसको भी रेक्टिफिकेशन आपको subsequent year में करना है। और फिर उसने आपको एक गलतियां दिया है और 8 गलतियां दिया है। लास्ट में बोलता है
You are required to give journal entries to rectify the errors in a way so as to show the current year's profit loss correctly. मतलब वही है कि भाई आप ये जो पुराने साल की गलतियों का इफेक्ट करंट ईयर के इनकम एक्सपेंस में मत लेना, इसी के लिए अपन लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, सो दैट करंट ईयर का प्रॉफिट गड़बड़ नहीं होगा. Effect given in 2019-20, rectification in 2020-21 और ये करेक्ट इफेक्ट. The total of purchase book of one page 5615 was carried forward to the next page at 6551. अब परचेज बुक का टोटल अल्टीमेटली काय में जाता है, परचेस अकाउंट में. इसका मतलब परचेज अकाउंट में डेबिट चला गया 6551, जबकि ये टोटल गलत है. तो भाई करेक्ट फिगर कितना है, तो करेक्ट फिगर है 5615. इसका मतलब आपने जो एंट्री लिखी है वो 5615 की है. उन एंट्रियों पर से क्रेडिटर को क्रेडिट होता है. इसका मतलब क्रेडिटर लोगों को जो क्रेडिट हुआ है वो 5615 हुआ. तो एक एक जो अमाउंट लिखे होंगे उसका टोटल आता है 5615. पर जल्दी जल्दी में आपने वो टोटल जब एक जगह से एक पेज से दूसरे पेज में ले गए तो 6551 हो गया. अब वो टोटल जाएगा परचेस अकाउंट में, वो टोटल पार्टियों के अकाउंट में नहीं जाता है. पार्टियों के अकाउंट में जाता है इंडिविजुअल फिगर. इंडिविजुअल फिगर का अमाउंट है 5615. करेक्टली स्पीकिंग, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 5615, ये करेक्ट फिगर है, ये होना चाहिए. जब कंपेयर करेंगे, परचेस को डेबिट करना था उसने किया लेकिन ज़्यादा डेबिट कर दिया. 6551 में से 5615 हटाया तो 936 उसने परचेस को ज़्यादा डेबिट किया. ज़्यादा डेबिट को कम करने के लिए अपन बोलेंगे क्रेडिट करो टू परचेस 936. अब ये परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसकी जगह पे अपन लिख देंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. क्रेडिटर को जितना क्रेडिट करना था बराबर कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है. डबल एंट्री नहीं बनी तो सस्पेंस अकाउंट लिख करके डबल एंट्री पूरा कर लो. सस्पेंस अकाउंट डेबिट 936. A sale of 281 was entered in the sale book as 821 and posted to the credit of the customer account. तो लास्ट वाला नहीं भी लिखता तो भी हम इंटरप्रिटेशन वही करते हैं. आपने सेल बुक में एंट्री ही गलत की. सेल बुक से पार्टी को जाता है डेबिट, तो पार्टी बोलो कस्टमर बोलो, उनके अकाउंट में गया डेबिट और वो टोटल में आ जाता है और टोटल सेल्स अकाउंट में जाता है. तो 821 रुपये आपने लिखा, मतलब टोटल में भी 821 आ गया, तो सेल में भी 821 गया, पार्टी को भी 821 गया. जबकि एक्चुअल में वो जो फिगर है वो 281 होना चाहिए था. तो इसका मतलब कस्टमर डेबिट टू सेल्स 281, ये होना चाहिए.
अब एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पे क्रेडिट ऑफ द कस्टमर बता रहा है। एक मिनट, क्या बोल रहा हूँ? A sale of 281 was entered in the sale one post, हाँ, क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, यस यू आर राइट। उसने लिखा है पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, इसका मतलब कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया उसने। टू कस्टमर अकाउंट 821। अब करेक्टली स्पीकिंग कस्टमर डेबिट टू सेल होना चाहिए 281। अब अपन इसको कंपेयर करेंगे, कस्टमर को डेबिट करना था, उसने नहीं किया, इसलिए अपन बोलेंगे कस्टमर को डेबिट करो, इनर में लिखा 281। सेल्स को क्रेडिट करना था, उसने किया, सेल्स को क्रेडिट किया लेकिन ज़्यादा क्रेडिट किया। 821 माइनस 281, 540 रुपये का क्रेडिट ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आप डेबिट करो। अब सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो इसलिए उसकी जगह पे आप प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट लिख दो। कितना है? 540। फिर इधर देखोगे कि कस्टमर को उसने क्रेडिट किया 821, जबकि कस्टमर को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, मतलब गलत क्रेडिट। गलत क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए भी डेबिट करो, तो 281 प्लस 821 यानी 1102 डेबिट करो कस्टमर को। अब पूरे आइटम टिक लग गए, बट डबल एंट्री नहीं बनी, बराबर। अब इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो आप सस्पेंस अकाउंट में दे के डबल एंट्री पूरी कर दो। 1642 वन साइडेड गलती है, एरर विच क्रिएट्स डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इन्हीं की वजह से सस्पेंस अकाउंट बनता है और इसीलिए रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट पे इफेक्ट आते जाता है। A return to creditor 295 was entered in the inward book. इनवर्ड है माल वापस आया यानी सेल रिटर्न, जबकि है रिटर्न टू क्रेडिटर, हमने माल वापस किया यानी परचेस रिटर्न। हाउएवर द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, तो परचेस रिटर्न है ये, बट आपने एंट्री किया सेल रिटर्न बुक में, लेकिन वहां से भी पार्टी को जो पोस्टिंग है वो करेक्ट किया हुआ है। परचेस रिटर्न में आपकी अकाउंटिंग क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ये आपकी अकाउंटिंग होती है। क्रेडिटर डेबिट टू परचेस रिटर्न, बराबर। क्रेडिटर डेबिट टू परचेस रिटर्न, ये आपकी अकाउंटिंग होती है। अमाउंट है 295। अब आपने इसको सेल रिटर्न में लिखा, तो सेल रिटर्न से पार्टियों को वैसे अपन क्रेडिट करते हैं, पर यहाँ लिखा है कि पार्टी के अकाउंट को आपने सही पोस्टिंग किया, मतलब पार्टी को आपने डेबिट ही किया है। अगर उतना पार्ट नहीं लिखता, हाउएवर द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड नहीं लिखता, तो अपन मान लेते कि सेल्स रिटर्न बुक से अपन पार्टियों को क्रेडिट करते, मतलब इस पार्टी को भी अपन ने क्रेडिट किया है। अब सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल रहता है वो अपन सेल्स रिटर्न में डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या डेबिट 295, ठीक है। अब क्रेडिटर को डेबिट करना था, उसने ऑलरेडी कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है। परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना था, उसने नहीं किया, इसलिए अपन बोलेंगे परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना है 295। सेल्स रिटर्न को डेबिट किया,
करेक्टली स्पीकिंग नहीं करना था, यानी गलत डेबिट को कैंसल करने के लिए भी क्रेडिट। सेल रिटर्न 295, डबल एंट्री नहीं बनी, सस्पेंस अकाउंट लिख के डबल एंट्री पूरी कर दो। 590, अब ये परचेज रिटर्न सेल रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकी जगह पे लिख दो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। Cash received from Senu 895 was posted to the debit of Sethu. अब ये करेक्ट पहले लिखता हूँ, कैश डेबिट टू सेनु नाम का पार्टी है, इसने पैसे दिए तो इसको आपने क्रेडिट करना चाहिए 895। अब वो ये नहीं बोल रहा कि आपने कैश बुक में कोई गलती की, कैश बुक में कोई गलत एंट्री की, इसलिए अपन बोलेंगे कैश बुक में बराबर लिखा है रिसिप्ट साइड में, यानी कि कैश अकाउंट को डेबिट गया, पैसे आए थे, कैश अकाउंट को डेबिट गया क्योंकि आपने रिसिप्ट साइड में बराबर लिखा है। बट वहाँ से जब पोस्टिंग की तो आपने सेतु नाम की पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग किया और वो भी डेबिट में पोस्टिंग कर दिया, सेतु अकाउंट डेबिट, ये हो गया। कैश को डेबिट करना था, ऑलरेडी कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है। सेनु को क्रेडिट करना था, उसने नहीं किया, इसलिए अपन क्रेडिट कर देंगे। टू सेनु अकाउंट 895। फिर इधर कंपेयर करोगे कि सेतु को डेबिट किया, करेक्टली स्पीकिंग नहीं करना था, गलत डेबिट, तो उसको कैंसल करने के लिए क्रेडिट कर दो सेतु के अकाउंट को 895 1790 सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करो, सस्पेंस डेबिट 1790। इसके बाद goods worth 1400 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made of, यानी सिंपली क्या है, सेल किया बट एंट्री नहीं किया, इनवाइस नहीं बना, इनवाइस पे से यानी बिल पे से एंट्री होती है, एंट्री नहीं हुई, फुल ओमिशन। करेक्टली स्पीकिंग पार्टी को डेबिट, कस्टमर को डेबिट, सेल को क्रेडिट करना चाहिए। ये होना चाहिए करेक्ट अकाउंटिंग। आपने छोड़ दिया, एंट्री नहीं किया, अब एज इट इज रिपीट कर दो रेक्टिफिकेशन में, कस्टमर डेबिट, अब टू सेल्स, अब सेल्स नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसकी जगह पे लिख दिया प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। सिक्स मिलता है, गुड्स वर्थ 1600 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल बुक। ये ध्यान देना है, तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे भेजा लेकिन आपने सेल बुक में एंट्री कर दिया, मतलब सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स,
इसका मतलब गुड्स अभी तक बिके नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है उस पर 20% ऑन सेल। आपने सेल में एंट्री ले लिया जबकि वो माल बिका नहीं है, बराबर। तो आप उसको रिवर्स करो। पर अपन यहाँ पूरा लिख देते हैं, आपने उसको कस्टमर डेबिट टू सेल किया, कितने रुपए? 1600। करेक्टली स्पीकिंग इस पर सेल बोलना ही नहीं चाहिए था, कस्टमर का अप्रूवल आया नहीं, टाइम एक्सपायर हुआ नहीं, इसलिए आपने इसको सेल नहीं बोलना था। अब ये पूरी एंट्री गलत हो गई तो इसको रिवर्स कर दो। सेल को डेबिट, अब सेल यानी नॉमिनल अकाउंट है तो इसलिए उसकी जगह पे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब अपन पढ़ चुके हैं कि जो माल बिका नहीं वो हमारा है तो हमारे स्टॉक में आना चाहिए, बराबर। तो करेक्टली स्पीकिंग स्टॉक विथ कस्टमर बोलो, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये होना चाहिए कि हमारा स्टॉक है, ये करेक्ट है। अब आपने लिया ही नहीं होगा क्योंकि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करके स्टॉक निकालते हो, ये वाला माल फिजिकली आपके गोडाउन में नहीं था, मतलब आपने इसका कोई इफेक्ट लिया नहीं। जबकि करेक्टली स्पीकिंग तो ये स्टॉक है आपका क्योंकि ये बिका नहीं, तो आपने तो लेना चाहिए। अपन ले लेंगे अभी उसका एंट्री, स्टॉक विथ कस्टमर या स्टॉक ऑन अप्रूवल डेबिट। अब ये टू ट्रेडिंग अकाउंट है, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट यानी नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस बताने वाला अकाउंट है। अब अमाउंट कितना लेना? अपन इन्वेंट्री में जब लेते हैं तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर लेते हैं, बराबर। अभी 1600 रुपये सेल वैल्यू है और आप 20% प्रॉफिट है ऑन सेल, तो इसका मतलब ये 1600 में 80% कॉस्ट है, बराबर। 20% प्रॉफिट, तो 100 रुपये का सेल किया तो 20 रुपये प्रॉफिट, 80 रुपये कॉस्ट, ये मतलब हो गया 1280। नेक्स्ट बोल रहा है 7 ₹600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। एंट्री में कोई गलती नहीं है, पोस्टिंग में कोई गलती नहीं है, टोटलिंग बैलेंसिंग में कोई गलती नहीं है, ट्रायल बैलेंस में लिखने में छूट गया, बराबर। ट्रायल बैलेंस में लिखने में छूट गया, अब क्या करना है? तो भी ट्रायल बैलेंस में उसने 600 डेबिट करना चाहिए था, बराबर। यहाँ लिख सकते हैं क्यू अकाउंट डेबिट, बट एंट्री कुछ नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। इट इज़ टू बी सिंपली इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, एंट्री नहीं करना है, एंट्री ऑलरेडी हो गई है, पोस्टिंग ऑलरेडी हो गई है। यहाँ लिख देता हूँ नो पोस्टिंग नीडेड, नो पोस्टिंग नीडेड, क्योंकि ये ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुका है, बराबर। पर आपने ट्रायल बैलेंस में लिया नहीं, अब ट्रायल बैलेंस में लिया नहीं तो जब आप टोटलिंग वगैरह लगाओगे तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा तो आपने सस्पेंस अकाउंट में लिखा होगा, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट जो अपन बोलते हैं वो कहाँ जाना चाहिए? सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि इसकी वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया। तो ये कोई अकाउंटिंग एंट्री या ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग, इनमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैंने उसको पहला और दूसरा कॉलम नहीं लिखा। आप इमेजिन करो कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है, क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है और उसकी आप पोस्टिंग करते हो। अब सोचो कि पूरी अकाउंटिंग करेक्ट है बट आप एक आइटम ट्रायल बैलेंस में लेना छूट गया,
तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, सोच के देख लो, तो डेफिनेटली आएगा। अच्छा, जो डिफरेंस आया होगा उसको आपने कहाँ लिख दिया, सस्पेंस में, तो भाई उसको अब सुधारना तो पड़ेगा, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट तो करना है आपको। क्यू का डेबिट जो है वो ऑलरेडी पोस्टेड है, आपको अकाउंट बुक में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में लेना है, सभी लिख सकते हैं, जस्ट इंक्लूड इट इन ट्रायल बैलेंस, जस्ट इसको ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करो। अब देखिए ऐसे कुछ ना कुछ नया आपको क्वेश्चन में मिलने के चांस रहते हैं, आपने कितने समझ के पढ़ा है उस पर रहता है, जितनी आपकी आइडिया अच्छी हो जाएगी उतना आपके लिए काम आसान हो जाएगा। के बाद क्या है, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹3,000 was omitted to be recorded। सेल है, एंट्री छूट गए, ये आर डेबिट टू सेल होना चाहिए, ये करेक्टली स्पीकिंग आर अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल की जगह लिख दो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। अब एक एंट्री के बराबर की जगह आप छोड़ दो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में क्या बैलेंस आया वो निकालने का, है ना, और उसको ट्रांसफ़र करने का। तो आपको यहाँ पे बाद में बहुत सारे आइटम है, तो चलो बना ही देता हूँ, बनाने के लिए भी मेरे को बार बार पेज पलटाना पड़ेगा, है ना। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, पहली एंट्री में आपने सस्पेंस को डेबिट बोला, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट बोला, 936 प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट, ये डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, ये तो आपको मालूम ही है। दूसरी एंट्री में आपने प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट बोला 540 और सस्पेंस को क्रेडिट बोला 1642। या आप सन्ड्री लिख सकते हो क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम का टोटल है ये सन्ड्री अकाउंट, या तो खैर वैसे भी आपके समझाने के लिए। सस्पेंस में डेबिट और P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट 590। फिर सस्पेंस में डेबिट बोला 1790, सेनु और सेतु,
फिर आपने बोला P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट 1400। फिर आपने बोला P&L एडजस्टमेंट में डेबिट 1600, P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट 1280। कस्टमर यहाँ पे स्टॉक विथ कस्टमर, जो भी नाम होगा खैर। फिर उसके बाद है सस्पेंस में क्रेडिट 600, सस्पेंस में क्रेडिट 600। फिर है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में क्रेडिट 3000 रुपये। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है, $7,206। इसमें से 540 5066। अभी पिछले साल के प्रॉफिट की गलती है, इसलिए इसको अपन कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री बन गई P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू कैपिटल, P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू कैपिटल। सस्पेंस अकाउंट को आप बैलेंस करके निकाल सकते हो कि डिफरेंस कितना था। $3316 इधर का टोटल, इसमें से 1642 1074। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो। नो क्वेश्चन? ये वाली स्लाइड दिख रही है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 11, जो बैंक रिकन्सिलेशन से रिलेटेड है। On 31st March 20, Mahesh cash book showed a bank overdraft of 98,700. On comparison, he find the following. फिर उसने दिया डिटेल पूरे, लास्ट में कुछ पूछा नहीं है, समझ रहे, कहीं लिखा नहीं दिख रहा। या तो हो सकता कभी हमारे स्टाफ के ये ट्रांसलेशन में, कन्वर्शन में भी गलती हो सकती है, बट ये यहाँ नहीं दिख रहा है। पर डाटा बैंक रिकन्सिलेशन का है तो बैंक रिकन्सिलेशन बना के दिखा देंगे उसको।
अगर सही में भी एग्जाम में ऐसा हुआ तो, ठीक है। ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये आपकी कैश बुक है, ये पासबुक है, ये आपका डेबिट यानी डिपॉजिट, ये क्रेडिट यानी पेमेंट है। बैंक के केस में ये डेबिट यानी पेमेंट, क्रेडिट यानी डिपॉजिट है। समझने के लिए ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लिखा है कि कैश बुक यानी हमारी बुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये भी लिखा हुआ है। शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 98,700। अब हमारे लिए बैंक ओडी यानी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो बराबर ऐसे समझ के क्रेडिट में लिख दो, बराबर ऐसे समझ के क्रेडिट में लिख दो। इसके बाद दिया है फर्स्ट आइटम में कि आउट ऑफ टोटल चेक्स ऑफ 8,900 इशूड ऑन 27 मार्च, ये चेक हमने इशू किए, मतलब हमने रिकॉर्डिंग कर लिए। One check of 7,400 was presented for payment on 4th April, and the other check of 1,500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu of that, a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. 8,900 के चेक हमने इशू किए, मतलब 7,400 का ये एक और 1,500 का ये। अब वो क्या बोल रहा है कि इसमें से 7,400 का जो है वो तो 4 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ, मतलब 31 मार्च तक तो नहीं हुआ। ये आपका रिकन्सिलेशन जो है ये एज ऑन 31 मार्च बन रहा है, तो 7,400 तो बैंक में आया नहीं। फिर वो 1,500 के बारे में देखो एक कहानी सुना रहा है आपको, उसको ध्यान से पढ़ के समझो कि ये 1,500 का चेक हमने कस्टमर को दिया था, ठीक, वॉज रिटर्न बाय हिम, उसने वापस भेजा, और उसके बदले में हमने जो भी कारण होगा उसने वापस भेजा, और उसके बदले में हमने न्यू चेक दिया उसी अमाउंट का। तो जैसे मान लो कुछ गलती हो गई, पार्टी का नाम गलत लिखने में आ गया, तो उसने हमको चेक वापस दिया और हमने उसको करेक्ट करके 1 अप्रैल को दिया। मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल तक वो चेक प्रेजेंट हुआ नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने पुराना वाला चेक कैंसिल किया, नया वाला बना के दिया। तो इसका मतलब ये दोनों ही चेक जो है ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं। अब ये 1,500 का चेक को रिटर्न बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एंट्री कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंट्री गलत नहीं है, सिर्फ क्या हो गया, चेक बदल दिया गया। वो पुराना चेक किसी वजह से कैंसिल करके नया चेक दिया। तो अपन दोनों को यही बोलेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड। अब 7,400 और 1,500 यानी 8,900। आप देखो, आप बैंक में क्रेडिट कर चुके हो, जबकि बैंक में उसका डेबिट नहीं आया अभी तक। तो बैंक डेबिट कर रहा है ऐसा सोचो, या आप अपनी एंट्री को रिवर्स कर रहा है ऐसा सोचो। Second, out of total cash and check 6,800 deposited in the bank on 24th March, one check of 2,600 was cleared on 3rd April. Other check of 500 was returned dishonored by the bank on 4th April. अपन कर चुके हैं ऐसे ही चीज़ें पहले भी। तो 6,800 में से 2,600 को अलग कर दो, ये डिपॉजिट की बात हो रही, 2,600, ये 500, ये हो गया 3,100, मतलब ये बचा 3,700, ये हो गया टोटल 6,800। तो बोल रहा 2,600 का चेक बाद में आया, 500 का चेक तो डिसऑनर हो गया, मतलब वो भी अभी नहीं आया, और 3,700 के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम बोलेंगे वो बैंक में ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि ये डेट के पहले और ये डेट के बाद दो ही रहते रिकन्सिलेशन में। तो इसमें से 2,600 के चेक बाद में आए, 500 का बाद में डिसऑनर हो गया, इसका मतलब बाकी के चेक पहले आ गए।
तो 3700 दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकंसिलेशन के काम का नहीं है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रियलाइज्ड, तो आप अपने डेबिट का रिवर्सल कर रहे हैं ऐसा सोचो, या बैंक डिपॉजिट की एंट्री ले रहा है ऐसा सोचो। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड ऐसा लिखेंगे। $500, तो ये ना दोनों डिपॉजिट है जो हमारे बुक्स में आ चुके हैं बट बैंक में नहीं आए, तो हमने उसका रिवर्स इफेक्ट लिया, ऐसा सोच सकते हो आप। बैंक चार्जेस ₹35 and bank interest 2860 charged by the bank appearing in the passbook are not yet recorded in the cash book। तो बैंक ने आपको ₹35 बैंक चार्जेस लगाए, बराबर, एंड बैंक इंटरेस्ट 2860 चार्ज बाय द बैंक, ये भी बैंक ने आपको चार्ज किया, ओडी है तो बैंक ने आपसे लिया है, तो दोनों आपके ऊपर पेमेंट है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, आपको पता नहीं इसलिए आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप भी ये पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसा सोच के लिख दो। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड by bank, fourth, a check deposited in his another account 1550 wrongly credited to this account by the bank। तो हमने एक 1550 रुपए का डिपॉजिट किया लेकिन वो हमारे दूसरे वाले अकाउंट में है, नेचुरल हमने अपने कैश बुक में उस अकाउंट में लिया होगा, बराबर, लेकिन बैंक ने गलती से इसमें ले लिया, बराबर, बैंक ने गलती से इसमें लिया, रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट बाय द बैंक। तो 1550 बैंक ने गलत क्रेडिट किया, गलत क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर रहे हैं ऐसा सोच लो आप। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, a check of 800 drawn on this account was wrongly debited in another account by the bank। और यहाँ उल्टा कर दिया उसने, ये चेक ऑफ 800 drawn on this account, इस अकाउंट का पेमेंट है, तो मतलब हमने तो कोई गलती की है नहीं, इसका मतलब हमने तो ये 800 का पेमेंट एंटर किए, was wrongly debited in another account by the bank, बैंक ने हमारे दूसरे वाले अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब इस वाले अकाउंट में नहीं लिया, ये 800 का पेमेंट है जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर बैंक रिकॉर्ड कर रहा है ऐसा सोच के आप इफेक्ट दे दो, पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। Six, a debit of 3500 appearing in the bank statement for being out of date had been redated and deposited in the bank account again on 5th April 2020। अब ये क्या है भाई, तो आपने कोई चेक बैंक में जमा किया, बराबर, तो आप डिपॉजिट की एंट्री लेते हो, कितना अमाउंट है ये 3500, आपने डिपॉजिट की एंट्री ले लिया, बैंक ने भी आपको उसका क्रेडिट दे दिया 3500, लेकिन फिर बाद में बैंक ने देखा होगा कि ये जो चेक है ये आउट ऑफ डेट, इसका मतलब उसकी जो डेट होंगी वो आपके इस पीरियड के हिसाब से गलत होगी, तो आउट ऑफ डेट या स्टेल चेक बोला तो उसका रहता है कि उसका जो पीरियड रहता है कि 3 महीने की वैलिडिटी रहती है चेक की, तो वो डेट निकल गई है, तो आपने जो डेट अभी जमा किया उसमें डेट पुरानी है, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी है, तो भी उसको आउट ऑफ डेट या स्टेल चेक बोला हो सकता है, ठीक है। तो आउट ऑफ डेट चेक है मतलब वैलिड डेट का चेक नहीं है, तो उसके लिए क्या किया कि हैड बीन रीडेटेड एंड डिपॉजिट इन द बैंक, तो बैंक ने आपको वापस भेजा होगा
तो बैंक ने वापस भेजते समय आपके स्टेटमेंट में डेबिट कर डाला, रिवर्स कर डाला। तो बैंक ने पहले क्रेडिट किया होगा तभी तो रिवर्स करके डेबिट करेगा। ये अपने को ध्यान में आना चाहिए। तो हमने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने भी डिपॉजिट की इफेक्ट दे दिया, लेकिन फिर बैंक ने देखा होगा डेट गलत है तो बैंक ने उसका डेबिट कर दिया। वो लिखा है वहाँ पर कि ए डेबिट ऑफ सो मच अपियरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट, ये डेबिट उसमें दिख रहा है। और डेबिट तब आएगा जब पहले क्रेडिट किया होगा। अब क्या करना, तो ये चेक तो आपने रीडेट करके फिर से डेट बदल करके डिपॉजिट कब किया, इसको आपने 5 अप्रैल को, तो बट 5 अप्रैल है ना, यस। तो इसका मतलब ये है अभी ये 31 मार्च तक तो रियलाइज हुआ नहीं है। ये देख लो आपके पासबुक में डेबिट और क्रेडिट 0 हो गया, तो कैश बुक में आया है 3,500, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रियलाइज्ड। लिखना है तो लिख सकते हैं एरर इन डेट। बाद में आपने नया डेट बदल के कर दिया है तो आ जाएगा, पर बाद में आएगा। द बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹1,000। उसी बैंक में हमारा फिक्स डिपॉजिट वगैरह होगा तो उसका 1,000 रुपये इंटरेस्ट बैंक ने हमको अलाउ किया, यानी हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हमको पता नहीं है इसलिए हमने अभी तक अकाउंट नहीं किया है, तो हम ये डिपॉजिट की एंट्री ले लेंगे। बैंक में किया डेबिट, इंटरेस्ट में करोगे क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय बैंक, अलाउड बाय बैंक, गिवन बाय बैंक। बैंक ने आपको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया, आपके तरफ से भी अकाउंटिंग नहीं हुई थी तो अपन ने इफेक्ट रिकन्सिलेशन में ले लिया। बाद में अपन उसको बुक्स में भी अकाउंट करेंगे। फिर बोलता है कस्टमर हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹1 lakh paid a check on 20th March. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. अब ये कस्टमर से हमको चेक मिल रहा है बराबर, तो हम उसको कंसेशन दे रहे हैं 4%। 1 लाख लेना था उससे, हमने 4% कंसेशन दिया, तो इसका मतलब उसने हमको 96,000 का चेक दिया हुआ। अब 20 मार्च को आपने डिपॉजिट किया तो 2-4 दिन में रियलाइज हो जाता है, इसका मतलब वो 96,000 का चेक बैंक में भी आ गया। पर हमारे अकाउंटेंट ने डिपॉजिट की एंट्री लेते समय पूरा 1 लाख रुपए का एंट्री बता दिया, ये लिखा है उसमें, जबकि एक्चुअल में वो कितने का चेक है 96,000 का, क्योंकि अपन ने उसको 4% डिस्काउंट दिया है। तो अब आप इसको देखो, आपने 1 लाख लिया जबकि बैंक में 96 है, तो आपने 4,000 का डेबिट ज़्यादा लिया, उसको सुधारने के लिए क्रेडिट कर दो। एक्सेस डेबिट इन कैश बुक, कैश बुक में 4,000 ज़्यादा डेबिट था, आपने क्रेडिट कर दो, सुधर जाएगा। पूरे आइटम हो गए। $112,195, इधर भी 112,195 आना चाहिए। $99,945। तो आपने कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत किए थे, तो हम बोलेंगे पासबुक का बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक। और पासबुक का डिपॉजिट बैलेंस है बोलेंगे, क्योंकि ये पासबुक का डेबिट नहीं, ओडी बैलेंस। पासबुक का डेबिट यानी क्या है, पेमेंट ज़्यादा है तो ओडी बैलेंस। पासबुक में भी ओडी है, हमारे बुक्स में भी ओडी है, लेकिन फिगर अलग अलग है। हमारा 98,700 है, इनका 99,945 है। अब ऐसे देखोगे तो अमाउंट में डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन आइटम कितने सारे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। एनी क्वेश्चन?
सर हम्म सर ये जैसे फोर्थ वाले एग्जांपल में बैंक ने 1550 रॉन्गली क्रेडिट किया था, तो हमने रेक्टिफाई करने के लिए उसको डेबिट कर दिया। तो वैसे ही फिफ्थ वाले एग्जांपल में उसने रॉन्गफुली डेबिट किया था, तो उसने क्रेडिट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जरा ध्यान से पढ़ो, उसने वो ये वाले अकाउंट में लिया ही नहीं है, उसने वो दूसरे अकाउंट में डेबिट किया है। पढ़ो जरा, आप पूरा ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे, आपने मोटा मोटा कंपैरिजन किया। यस सर, यस सर। बोलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन? वो आउटडेटेड वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे सर, आउटडेटेड चेक वाला। कुछ नहीं, ऐसा समझ लो कि हमने चेक डिपॉजिट किया और बैंक ने उसको वापस भेज दिया क्योंकि उसकी डेट गलत थी, तो हमने उसको सुधार के फिर से जमा किया, लेकिन कब जमा किया? तो अगले महीने में जमा किया। तो इसका मतलब यह है कि उसकी एंट्री अभी तक बैंक में नहीं आई, तो डिपॉजिट है, हमने रिकॉर्ड किया है, बैंक में नहीं आया। एक्चुअल में बैंक ने पहले डिपॉजिट की एंट्री ले लिया, बाद में कैंसिल भी कर डाला। वो आपको 3500 दोनों साइड में दिख रहा है पासबुक के, क्योंकि बैंक ने बाद में देखा कि चेक की डेट गलत है, तो इसलिए उन्होंने उसको रिवर्स करके आपको चेक वापस दे दिया। आपने कस्टमर के पास गए होंगे जिससे आपको चेक मिला होगा, उससे आपने डेट करेक्ट करवाए और फिर जमा किया, लेकिन कब किया? 5 अप्रैल को। इसका मतलब 31 मार्च को आपके बुक्स में एंट्री है, बट पासबुक में नहीं है। बोलिए। सर हाँ, सर एग्जाम में इतना सफिशिएंट है या फिर वो एडलेस वाला भी बताना पड़ेगा? नहीं, आपको एडलेस वाला ही एग्जाम में लिखना है, ये मैंने आपको बताया था क्लास में, बताया था कि नहीं? यस सर। बस ये आपके लिए वर्किंग है, ये आपको बनाना है, रफ में बना लो आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ये रफ में बना लो, आंसर में एडलेस में लिख दो। ये आपके स्टार्टिंग बैलेंस है, इसमें क्रेडिट में ये क्रेडिट वाले आइटम ऐड हो गए, ये सब बताया हूँ आपको उस चैप्टर को पढ़ाते समय। ये आपके लेस हो गए। बोलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन? अपन इसको नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी और सॉल्व करना बाकी है। फाइनल अकाउंट तक के क्वेश्चन ले लेंगे, फिर पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करेंगे।